यो व्हाट्सअप। तो आज बेसिकली 27 अक्टूबर है और आई डोंट नो ये वीडियो आप लोगों को कब आएगा। तो ये वीडियो सिर्फ आउट एंड आउट, इसमें कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं है। हम लोग सिर्फ बॉर्डर गावस्कर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ समवेयर इन मिड नवंबर या स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एज यूजुअल हम लोग के भाई हाथ जोड़ तो पहले तो ऐसे ऐसे करके कि एक सब्सक्राइबर्स की थोड़ी सी भीख मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो बात ऐसी है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं फिर हम लोग भी वही चीज चालू कर देंगे। भाई आज एक जस्ट ऑफ टॉपिक, आज मैं कोई तो मीम देखा था, किसी कोई क्रिक इन्फो करके कुछ तो नाम था उसका। भाई कोई मोटा सा आदमी है और वैसी फालतू की बातें कर रहा था, तो मैं ऐसे हंस दिया कि है क्या है। और जाके मैंने उसको चैनल देखा, भाई उसके बहुत सब्सक्राइबर्स, उसको बहुत लोग देख रहे हैं। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने बोला भाई लोग उसको एक्चुअली में देख रहे हैं क्या। तो देख भाई हमारे पास देखो दो ऑप्शन बचेगा कि हम दोनों में से किसी को टकला पे ये करके बात करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप लोग नहीं चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो ब्रो चल बिना टाइम बर्बाद किए सीधा स्ट्रेट अप आते हैं। तूने स्क्वाड्स तो देख ही लिया होगा ना, तो भाई मैं तुमको बैक स्टोरी बता रहा हूँ कि जैसे ही रात को स्क्वाड आया था, ठाकुर पता नहीं कहीं और था, मैं साइकिल चला रहा था और मैंने स्क्वाड तुरंत ठाकुर को कॉल किया कि ब्रो स्क्वाड आ गया। और ऑलमोस्ट एक पॉडकास्ट हमने अपने कॉल पे रिकॉर्ड कर लिया था, इतना लंबा हमने डिस्कस किया था। तो ब्रो तेरे क्या इनिशियल थॉट्स है ये स्क्वाड को लेके? मैं नहीं चाहता ज्यादा तू डीप में जाए, अपना ऑब्वियसली डीप में जाएंगे। ओवरऑल तेरे को क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है ओवरऑल तेरे कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार पे तेरे क्या थॉट्स हैं? नहीं मतलब जैसे देख जो टॉपिक है मतलब क्वेश्चन है इनिशियल थॉट्स। तो भाई इनिशियल थॉट्स पे मेरा रिएक्शन ये है कि जैसे अनप्रिडिक्टेड या अनएक्सपेक्टेड सॉर्ट ऑफ, कि भाई कुछ चीज़ें थी जो एक्सपेक्टेड थी वो हुई, वो नहीं है इस टीम में। कुछ ऐसा है जो हमको उम्मीद था कि नहीं होगा लेकिन वो है। कुछ जो हवाएं उड़ रही थी ऋतुराज गायकवाड़ दिस दैट, वो भी नहीं है, जो अच्छी चीज़ है। तो हार्दिक पांड्या वाली बात है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगा कि स्क्वाड जो एक्सपेक्टेड था, प्रिडिक्टेड था, जो भी था उससे हल्का सा अलग है। बाकी जो भी इन डिटेल्स है वो हम आगे चल के डीप डाइव करेंगे। तो मैं अपना फर्स्ट रिएक्शन दे देता हूँ कि भाई मैं थोड़ा शॉक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक्चुअली शॉक हो गया। कुछ सिलेक्शंस लाइक हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, भाई मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हो गया। वॉशिंगटन सुंदर, तो इस टाइप के मैं एक्चुअली में सरप्राइज हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक्चुअली में सरप्राइज हूँ। और ये भी गलत नहीं बोलूंगा कि मैं एक्चुअली में थोड़ा डरा हूँ। मैं एक्चुअली में थोड़ा डरा हूँ कि भाई ये थोड़ा वियर्ड है। तो जो आपने बात की, मैं चाहता हूँ सीधा अपने उस पर डाइव डिप करें कि भाई सीधा फर्स्ट ऑफ ऑल कि नीतीश कुमार रेड्डी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। मतलब मेरे हिसाब से ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर टूर्नामेंट है और नीतीश कुमार रेड्डी के लिए भी शायद इससे बड़ा मौका मिल नहीं सकता। तो क्या थॉट है तेरे नीतीश कुमार रेड्डी और उसके सिलेक्शन पे, इनफैक्ट हर्षित राणा के सिलेक्शन? जैसे तूने अभी बोला कि इंडिया के लिए शायद मोस्ट प्रीमियर बायलेटरल सीरीज है, ठीक है। तो नीतीश कुमार रेड्डी के लिए मैं बस जैसे ऑफ कोर्स शॉक्ड था नीतीश कुमार रेड्डी के सिलेक्शन पे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के लिए मेरा एक कंसर्न ये भी है कि ऐसा ना हो कि उसको टू अर्ली एक बहुत बड़ा एक्सपोजर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाके उसको बस ये उतार दे रहे हैं कि अरे तू, हमको तो ये एक्सपेक्टेशन है तुझसे, तू ये करके दिखा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को बस उस चीज़ की थोड़ी सी चिंता है। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी के जो सिलेक्शन है उस पर कहीं ना कहीं मैं पहले उतना ज़्यादा मतलब एग्री नहीं कर रहा था कि यार ये कैसा सिलेक्शन है कि क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को हमने आज तक जितना देखा है, नीतीश कुमार रेड्डी इज़ लाइक एसआरएच में या इंडिया टीम के लिए इज़ लाइक अ बैट्समैन हु कैन बोल। लेकिन जैसे उसके फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड्स हैं, किसी ने एक्सपर्ट ने बहुत अच्छा पॉइंट किया था कि उसका जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है वो कुछ इस तरह का है कि अ बॉलर हु कैन बैट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब एक नीतीश कुमार रेड्डी अगर टीम 11 में जगह बनाते भी हैं तो वो एज अ फोर्थ सीमर जगह बनाएंगे, जो एक शार्दुल ठाकुर वाला रोल था पिछले बीजीटी में। भाई लेकिन मैं कुछ चीजें थोड़ा इस पर बात करना चाहता हूँ कि मैं मेरे को पता है जो तू बात कर रहा है वो हर्षा भोगले ने बोला था कि ही इज अ बॉलर हु कैन बैट, और उसने 21 मैच में सिर्फ 55 विकेट्स लिए। तो ऐसा भी नहीं कि उसने विकेट्स बहुत लिए। फॉर एग्जांपल 258 बॉल्स डाले उसने 38 इनिंग्स में। जस्ट एक सेकंड मैं कैलकुलेट करके बता दूं कि उसने कितने, एक सेकंड, 258, अब 43 400 ओवर्स होंगे, ये 430 ओवर्स अराउंड डाले जो चीज। हाँ, तो ऑन एन एवरेज पर इनिंग हुआ 68 ओवर्स, मतलब 11-12 ओवर्स डाले एक इनिंग में, एक दिन में नहीं, एक इनिंग में उसने डाले। मैं इतना कुछ इम्प्रेस नहीं उस चीज से कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारे पास मतलब नीतीश कुमार रेड्डी को ले जाने का सेंस, मतलब अगर तुम इसको इस तरह से देख रहे हो बॉलर हु कैन बैट, फिर तो मैं आउट एंड आउट ऐसे बंदों को लेके जाऊं जो एक्चुअली में अच्छे बॉलर है। नीतीश कुमार रेड्डी इन रेड बॉल इजंट
दैट ग्रेट ऑफ अ बॉलर है, दैट गुड ऑफ अ बॉलर, और फिर उसकी बैटिंग सेकेंडरी आएगी, उसकी बॉलिंग ऑलरेडी एक सब स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ रेड बॉल, और बैटिंग तो ऑलरेडी सब स्टैंडर्ड है। तो मेरे को इससे अच्छा तो मैं जेन्युइनली चाहता कि भाई तुम एक हार्दिक पांड्या को ले जाते। मेरे को नहीं समझ, जैसे हर्षित राणा है, उसका एक्चुअली में तो भी सेंस बनाता है, हालांकि उसके भी फर्स्ट क्लास मैचेस बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट उसका सेंस बनाता है कि इज अ प्रॉपर बॉलर हु कैन बैट। बट नीतीश राणा एक नीतीश कुमार राणा नहीं, नीतीश कुमार एक प्रॉपर वो है, क्या बोलते हैं, बिट्स एंड पीसेस वाला प्लेयर है डोमेस्टिक में। तो मेरे को, मैं पर्सनली इस चीज से कन्विंस नहीं हूँ, कोई कुछ भी बोले, मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ। और स्पेशली अगर तुम सोच रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को तुम खिलाना चाह रहे थे, तो मैं नीतीश कुमार रेड्डी के, ओके, ये नीतीश कुमार रेड्डी के कुछ रिसेंट डोमेस्टिक मैचेस है, 0-19 उसी मैच में 0 विकेट 1 विकेट, फिर 2 रन फिर 1 विकेट, फिर 0 रन 40 रन 0 विकेट 0 विकेट, 16 74 0, जस्ट 1 2 3 4 से 5 तो डक है, 1 2 3, हाँ 3 डक है, और पता नहीं कितने सिंगल डिजिट स्कोर। तो मतलब पर्सनली मेरा ये पूरा थॉट प्रोसेस है कि ऐसा कुछ नहीं किया नीतीश कुमार रेड्डी ने कि तुम इसको लेके जाओ। ये पता है कैसा हो रहा है, हम लोग रादर देन सिलेक्टिंग अ प्लेयर ऑफ टैलेंट, हम लोग एक पोजीशन सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग एक ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में ऑलराउंडर है? समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो तुम सोच रहे हो क्या नीतीश कुमार रेड्डी वो है, जस्ट बिकॉज उसने बॉलिंग किया बैटिंग किया, दैट डजंट मीन कि वो है। मैं इससे ज्यादा एक बार ट्रस्ट शिवम दुबे या वेंकटेश अय्यर पे कर दूं, एटलीस्ट उन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैचेस खेले, वो दोनों भी कुछ अच्छा नहीं किए, ठीक है, रेड बॉल में, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट नीतीश कुमार रेड्डी से ज्यादा रेड बॉल में परफॉर्मेंस दिया। कमिंग टू हर्षित राणा पे तेरे क्या थॉट्स है ब्रो? तू जरा हर्षित राणा पे बात कर। मुझे भी कहीं ना कहीं देख हर्षित राणा का सिलेक्शन इसी कारण हुआ है, ये लगता है कि अब बॉलर हु कैन बैट वाला सिनारियो है, कि वो अगर हमारा फोर्थ ऑप्शन बनता है बॉलिंग में, तो ही कैन कम एंड ही कैन सेव हिज विकेट फॉर सम टाइम, ही कैन स्मैक सम रन्स हियर एंड देयर, वो वाला सीन है। तो हर्षित राणा का सिलेक्शन कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि मोर सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस के बदले पोटेंशियल के बेस पे हुआ है, जो कि नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी वही वाला सीन है। और जैसे कि तूने बोला कि कहीं ना कहीं हम एक पोजीशन सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि पोजीशन के साथ साथ कहीं ना कहीं दो जो एक प्लेयर्स हैं, जो कि सपोज कर वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर है नहीं इन जनरल, लेकिन उनको वो बनाया जा रहा है, या फिर अगर हमारे पास वो पोजीशन है, मतलब कोई उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो हम उनको ट्राई कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट, मतलब एज अ उस पोजीशन की जगह हम किसी और पोजीशन को देने की जगह बस उनको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम इस टैग के अंदर फिट हो जाओ। मैं ये चीज पता है ये चीज क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ हर्षित राणा की, मैं खुद एक केकेआर का फैन हूँ, मैं तो चाहूंगा हमारे केकेआर के प्लेयर्स आगे बढ़े, लेकिन आईपीएल की टीम हटा के हर्षित राणा से अभी 9 मैचेस खेले, 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, दैट इज जस्ट वे टू लो। उस 9 मैचेस में कुछ 36 के आसपास उसके विकेट्स है, तो ऐसा भी नहीं कि 9 मैचेस से उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म कर दिया है। और ये भी नहीं है कि तुम रीसेंट मैचेस को बहुत ज्यादा तवज्जो देने लगे हो बीसीसीआई के सेक्टर पर ना, जलत सक्सेना, मयंक अग्रवाल, कोटियार, पता नहीं ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर रणजी में तुमको फोड़ के दे रहे हैं, कोई उनकी बातें भी नहीं कर रहा। मैं जस्ट जलत सक्सेना की इसके लिए बात किया, लास्ट सीजन से कुछ 50 विकेट्स लिए थे ब्रो रणजी में, कोई देखने नहीं आया यार उसको। ठीक है, हर्षित राणा में वापस आते, हर्षित राणा अगेन हम लोग उस पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं कि भाई तेज डालता है, स्विंग करता है, लेकिन देखो लग रहा है कि उसके अंदर वो वाली कैपेबिलिटी है, जितना हमने हर्षित राणा को देखा है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस में वो वाला, देखो लग रहा है उस झील या वो वाली एक्सपेक्ट, मतलब हर्षित राणा एक 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाला बंदा सिलेक्ट हो रहा है। तब मैं ये सोच रहा हूँ हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं है क्या कि हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी सिलेक्ट हो रहे हैं। मेरा पूरा पॉइंट ही यही है कि इतना सरप्राइज हूँ मैं यार, नीतीश कुमार रेड्डी सिलेक्ट हो रहा है, मतलब हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है, कोई बॉलर नहीं, हर्षित राणा सिलेक्ट हो रहा है, हमारे पास कोई फास्ट बॉलर नहीं बचा है, ये कहना चाहते हैं, ये सिचुएशन आ गई है। कहीं ना कहीं यार मेरे को ये लग रहा है ना कि ये लोग जैसे वो होता है ना कि एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट हमेशा एक बोला जाता है एनबीए की टर्म्स में, तो मुझे कहीं ना ये केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट लग रहा है। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये एक पैनिक बटन दबा दिया गया है कि यार हमारे पास तो ये है नहीं, अब जो दो लोग लग रहा है कि जो पोटेंशियल इस रोल पे फिल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, उन दोनों को लेके चलते हैं। एक बैटिंग में ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू बॉलिंग, और एक बॉलिंग में ज्यादा बेटर है कंपेयर टू इस बैटिंग। तो अब देखते हैं वहाँ क्या सिनारियो बनता है, जो होगा उस हिसाब से देख लेंगे। क्योंकि ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम नवदीप साइनी और नटराजन जैसे ने समहाउ अपने को जिता दिया था, लेकिन दैट वाज एनोमली, उसको लेकर बार बार नहीं चल सकते। कंटिन्यू। हर बार आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अबोव द वेट पंच कर देंगे और हमको एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा, या हम जो उनका पोटेंशियल है उससे बेटर परफॉर्म करके देंगे। सबके साथ ये नहीं हो सकता।
ठीक है, और वो सच में एक एनॉमली था। अगर आप उस सीरीज को देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर आके 100+ की पार्टनरशिप बना रहे हैं, या नटराजन अचानक से एक टेस्ट डेब्यू कर दे रहा है और उसके बाद इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा डोमेस्टिक सेटअप है उसमें कहीं कुछ एक लूप होल्स है, जो कि इस टूर्नामेंट के लिए मतलब उन लूप होल्स का कवर होना जरूरी था, लेकिन वो हम फिल नहीं कर पाए हैं। और जो कि बहुत ही विजिबल है कि हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का एक वॉइड है जो हम फिल नहीं कर पा रहे हैं। ब्रो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का एक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब तुम सीधा, अगर तुमको लग रहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी है, तो तुमने उसको पहले से क्यों नहीं रेडी कर? बॉर्डर गावस्कर आज अनाउंस हुई है कि भाई इसे अनाउंस है। नहीं, मेरे को इसी में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, तुमने नीतीश कुमार रेड्डी को रेडी क्यों नहीं करा, ये वाला जो क्वेश्चन है। नीतीश कुमार रेड्डी को लाइमलाइट मिली आईपीएल के बाद, उसके पहले एनसीए क्या कर रहा था? अगर तुमको ये पता था कि नीतीश कुमार रेड्डी ये रोल फिल कर सकता है, ये पोटेंशियल है, तो तुमको ये चीज आईपीएल में क्यों पता चली एसआरएच के थ्रू? इसका मतलब क्या है कि एसआरएच का जो स्काउट है वो तुमसे बेहतर काम कर रहा है। मैं सेम चीज पे बात करूंगा कि हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल वेंकटेश अय्यर है, ठीक है, कुछ हद तक शिवम दुबे, ये दोनों ने भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रणजी के मैचेस खेले। तुमने उन पे कितना काम किया? वेंकटेश अय्यर ने तो इंडिया के लिए खेला है, शिवम दुबे ने इंडिया के लिए खेला है, तुमने उन दोनों पे कितना काम किया स्टार्ट करने से पहले? मेरा ये पॉइंट है। लेकिन चल, अपने जहां ऑलराउंडर की बात कर रहा हूं, मैं एक जेन्युइन ऑलराउंडर पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अरे मेरा दिमाग फट गया जब मैंने ये देखा कि अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से बाहर है, उसको भेज दिया अफ्रीका, और वॉशिंगटन सुंदर। क्या हो रहा है भाई? हो क्या रहा है? मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अक्षर पटेल को रिसेंट टाइम्स में जहां जहां मौका मिला है, जो जो फॉर्मेट में मौका मिला, उस बंदे ने फोड़ा है। एक टाइम पे तो ऐसे सिचुएशन, एक टाइम पे ऑलमोस्ट वाइड बॉल में तो उसने जडेजा को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा है, वॉशिंगटन सुंदर जिसने 3 साल में एक टेस्ट मैच खेला है, वो सीधा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। क्या चल रहा है? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मान ले अगर कोई ऐसा पैनल हो जिससे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा जाए कि अक्षर पटेल को क्यों निकाला गया, तो ये लोग क्या जवाब देंगे? मैं बस ऐसे ही एक स्टैट प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि भाई अक्षर पटेल ने अपनी लास्ट 10 जो टेस्ट इनिंग्स हैं उसमें 431 रन बनाए हैं 53.8 की एवरेज से। समझ रहा है? ये एक प्रॉपर बैट्समैन टाइप रिकॉर्ड है। ये लीव असाइड इज बॉलिंग, जो उसकी बॉलिंग रही है वो तो तुम जान ही दो। उसके ओपोनेंट्स देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लास्ट 10 में से 2 टॉप टियर टीम्स के सामने उसने रन मारे। ऑस्ट्रेलिया के सामने मतलब जो लास्ट 10 इनिंग में बोल रहा हूँ उसमें से 9 इनिंग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने ही है, ठीक है? और देख तो तुम, जबकि 88 की एवरेज से तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में खेला था, 88 की एवरेज से खेला था भाई। तो तुम क्या बोलोगे कि कैसे वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन हो रहा है अबोव अक्षर पटेल? मैं एक मिनट, एक और इसी चीज में मैं कुछ चीज हाईलाइट करता हूँ। ये वॉशिंगटन सुंदर के कुछ रीसेंट मैचेस है। पहला वाला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाला आप लोग छोड़ दो क्योंकि एकदम रीसेंट हुआ है। उसके मैंने जितने भी है ना फर्स्ट क्लास मैचेस हुए, 0 रन है, 9 रन है, फिर 1 विकेट 1 विकेट, 13 रन 0 विकेट 0 विकेट, 87 रन 5 रन 0 विकेट 1 विकेट, फिर डायरेक्ट जो भी वाइट बॉल गेम खेला, फिर उसने तमिलनाडु के सामने 152 रन और 6 विकेट लिए, जिसके कारण वो इंडिया टीम में आ गया। सिर्फ एक मैच के कारण इंडिया टीम में आ गया। एंड मीनवाइल तुमने अक्षर पटेल को हमेशा अपने स्क्वाड में रखा, उसको कभी भी चांस नहीं दिया तुमने कोई रेड बॉल या कोई भी डोमेस्टिक मैच खेलने के लिए, और उसको सीधा तुमने बॉर्डर गावस्कर से बाहर कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सुंदर कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, भाई उसने भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ ना कि सुंदर शायद 2 हफ्ता पहले तक तो सोच रहा होगा कि भाई मेरा जिंदगी क्या होगा, मेरा करियर कहीं जा नहीं रहा है, एंड आज के टाइम में बॉर्डर गावस्कर खेल रहा है। मैं तेरे को एक और चीज बता रहा हूँ कि जहां लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट क्लास में तुम देखोगे सुंदर ने 31 मैचेस खेले और अक्षर पटेल ने सिर्फ 14 मैचेस खेले, हाफ खेला है। ऑलमोस्ट दोनों की बैटिंग एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, जबकि अक्षर पटेल की बैटर। लेकिन मैं बॉलिंग में आना चाहता हूँ। बॉलिंग में 14 मैच में 55 विकेट से, वहीं 31 मैच में 65 विकेट से। ऑलमोस्ट अक्षर पटेल ने सुंदर का आधे मैचेस खेल के सेम अमाउंट ऑफ विकेट्स लिया है। सेम उसने इंडिया के लिए भी काफी डिसेंट बॉलिंग किया है। अगर तुम इंडिया के लिए देखो तो इंडिया के लिए भी उसने 14 मैच में 55 विकेट्स लिया है, जबकि मैं अभी भी कहूंगा कि ये इतने अच्छे नंबर्स नहीं, उसकी बॉलिंग रिसेंट टाइम में उस लेवल पे नहीं रही है टेस्ट मैचेस में, बट स्टिल ही इज कवरिंग अप विद हिज बैटिंग। तो तुम किस बेसिस पे, मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस रूम में गौतम गंभीर वो सब बैठे होंगे, गौतम गंभीर ने जाके अक्षर पटेल को क्या बोला होगा कि भाई तेरे को हम लोग क्यों नहीं लेके जा रहे, और तेरे आगे वॉशिंगटन सुंदर को क्यों लेके जा रहे हैं। लेट्स काउंट कि कितने लेफ्टीज हैं ऑस्ट्रेलिया टीम। उस्मान ख्वाजा है और ट्राविस हेड है, और मेरे हिसाब से अपना कीपर उनका एलेक्स कैरी।
पूरे 11 में 3 पोटेंशियल लेफ्टीज हैं, यही। और तो क्या कारण है वॉशिंगटन सुंदर को? यही कारण है ना कि वो लेफ्टियों से दूर लेके जाएगा। कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लग रहा है कि ये लोग शायद एक सिनारियो ये सोच रहे हैं जहां पे अगर इनको दूसरा स्पिनर खिलाना पड़ गया और प्रीवियस मैचेस में इनकी बैटिंग उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करी होगी, तो ये लोग रविचंद्रन अश्विन के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर को खिला देंगे। हाँ, तो भी उस बंदे का सेंस नहीं बन रहा है, तो भी अक्षर पटेल एक बेटर ऑप्शन है। मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं मतलब चल मान लो अगर इनको एक ऑफ स्पिनर खिलाना है, ठीक है, तो वॉशिंगटन सुंदर से बेटर ऑप्शन अभी के अभी अगर तू देखेगा रिसेंट मैचेस की परफॉर्मेंस, तो तनुष कोटियान तुझे लगेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली। और तुम बोलोगे कि नहीं भाई वॉशिंगटन सुंदर ने भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म किया। भाई ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर शार्दुल ठाकुर ने भी परफॉर्म किया, उसको भी ले आओ। नवदीप सैनी चल रहा, नवदीप सैनी तो सिलेक्ट भी हो गया। तो किस कोई भी वे में सुंदर का सिलेक्शन और अक्षर पटेल का आउस्टर, तुम नंबर्स ले लो, तुम कुछ भी ले लो, अक्षर पटेल इन एवरी वे वॉशिंगटन सुंदर से बेटर कैंडिडेट है। तुम ये एक तो ये जो बार बार चल रहा है कि भाई मैचअप्स की बात है, भाई कोई अक्षर पटेल के पास ज्यादा पोटेंशियल विकेट टेकिंग प्लेयर्स होंगे, ज्यादा राइटी है। तुम्हारा मिचेल मार्श हो गया, तुम्हारा एक पोटेंशियल कोई राइट हैंडेड ओपनर होगा, स्टीव स्मिथ हो गया, मार्नर स्मिथ, तो 4 तो मेन तुम्हारे राइटी बैट्समैन होंगे। तो कोई भी वे में अक्षर पटेल सुंदर से पीछे नहीं है लोग, मेरा सिर्फ ये कहना। तो मेरे को, मैं सिर्फ अब ये चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है, क्या कोई मतलब फेवरेटिज्म है? मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को सिलेक्ट करने का थॉट प्रोसेस क्या है। और भाई सबसे बड़ा मेरे को गुस्सा ये आ रहा है कि ये खाली उन लोगों ने अनाउंस कर दिया। प्रॉपर मेरे सबसे कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, उसमें किसी को पूछना चाहिए था कि भाई सुंदर 2021 के बाद एक टेस्ट मैच खेला है, वो सीधा बॉर्डर गावस्कर जा रहा है, तो फिर तो भाई कोई भी जा सकता है। नहीं मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि एज अ ऑफ स्पिनर यहाँ पे तनुष कोटियान क्या सोच रहा होगा कि और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, लोगों की उम्मीदों से बेहतर बैटिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर हूँ जो अब ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर बनने के दरवाजे पे है, और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और मेरे से कम अच्छा रीसेंट परफॉर्म जिसने किया है उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं एक बंदे का नाम बताता हूँ, जलज सक्सेना। फिर अपने जो टॉपिक उस पर डिस्कस करते हैं। अब तो हालांकि 37 ईयर्स का हो गया, आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग उसको जानते होंगे। तो खाली बंदे के ना फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड देखो, ऑलमोस्ट 6,700 रन मारे 33 की एवरेज से, और सेम 450 विकेट्स लिए उसने 25 की एवरेज से। अगेन एक बंदा, और क्या मान ले जैसे ये बंदा मान ले थोड़ा एज हो गया है, दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो अभी के अभी मैं सच बोल रहा हूँ, तनुष कोटियान का रिसेंट मैंने देखा है वो, मैंने तनुष कोटियान ये लास्ट सीजन का भी टॉप 10 विकेट टेकर्स में था, इस सीजन भी शायद टॉप 5 विकेट टेकर्स में। अगेन पूरा पॉइंट ही यही है कि कोई बंदा अगर रणजी में फंसा रहा है, नहीं इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंट करता कि जो लोग हैं वो भी, क्योंकि कोई मैनुअली तो जाके सर्च करेगा नहीं। तनुष कोटियान के फर्स्ट क्लास में 32 मैच में 100 विकेट्स लिए, 25 अच्छा बॉलिंग 25 की एवरेज से, और वाइल बैटिंग 32 मैच में उसने 1400 रन मारे 42 के एवरेज से। भाई 42 का बैटिंग एवरेज देखना। और मैं रीसेंट मैचेस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये रीसेंट मैचेस जहां हमने, अगर तुम लोगों को याद हो, हमने रीसेंट मैचेस उसके भी देखे थे, वॉशिंगटन सुंदर के रीसेंट मैचेस है। 7 120 89 नॉट आउट, 8 13, और विकेट्स साथ में देखते जाओ, सारे इनिंग में विकेट्स है, 3 4 2 2। मैं दूसरे इंडिया के लिए देखता 32 0 53 10 26 विकेट्स, अगेन 4 1 3 4। तो कंसिस्टेंटली मुंबई वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया 64 114 नॉट आउट। तो वो बंदे ने मोर देन डिसेंट तो क्या, इन कंपैरिजन सुंदर बहुत अच्छा किया। तो लेकिन मैं वही पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने नहीं पहले डिस्कस किया था, गौतम गंभीर का थोड़ा ऑटोक्रेसी सिचुएशन चल रहा है कि यहाँ क्या सिलेक्शन कमेटी या सिलेक्शन जो चीफ सिलेक्टर है अजीत अगरकर, वो सब चीजों को बाईपास करते हुए गौतम गंभीर टोटली इन रोड्स ले रहा है। क्योंकि क्या जैसे कि फॉर एग्जांपल ईश्वरन का सिलेक्शन उसका बनता है क्योंकि पोजीशन खाली है, जगह बनता है। फॉर एग्जांपल तनुष कोटियान 2 साल से घसा रहा है, वो देख रहा है कि भाई एक है ना स्पिनर की जगह खाली है, मैं अपना केस प्रेजेंट कर सकता हूँ। उसने प्रेजेंट भी किया, तुमको एक ऑफ स्पिनर बैटर भी चाहिए, फिर भी तुम वॉशिंगटन सुंदर को लेके जा रहे हो। मे भी ये लोग का कहीं ये थियरी तो नहीं, वॉशिंगटन सुंदर एक लंबा है, हाई आर्म। हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये थियरी होगी उसके सिलेक्शन के पीछे कि भाई वॉशिंगटन सुंदर विल जनरेट बेटर बाउंस, ठीक है। लेकिन ये थियरी भी तनुष कोटियान के साथ लागू नहीं होती, एक बार उसकी हाइट देख ले। क्योंकि मैंने भाई तनुष कोटियान को अपनी आंखों से बॉलिंग करते देखा है या दिलीप ट्रॉफी के मैच में बैंगलोर। हालांकि नहीं देख, मैं ये चीज हालांकि मैं उसका दिख नहीं रहा, लेकिन ये पता है कैसा हो गया, वही बेसबॉल वाली थियरी कि टॉम आर्टली, शोएब बशीर को हमने इसके लिए लिया कि उनका हाई आर्म रिलीज पॉइंट है। एक मैच जीते वो लोग, ठीक है, एक मैच जीते, कुछ नहीं हुआ उससे भी। तो भाई एक अच्छा बॉलर विल फाइंड अ वे। नथन लायन कौन सा बहुत लंबा बॉलर है, फाइंड्स अ वे ब्रो।
उतैया मुरलीधरन, शेन और कौन से बहुत लंबे बॉलर्स थे, लोग तो ऑस्ट्रेलिया में फाइंड दे फाउंड अ वे। बट ठीक है, गौतम गंभीर का ऑटोक्रेसी की सिचुएशन पे आते हैं। क्या तेरे को क्या लग रहा है कि गौतम गंभीर का कितना सही, क्योंकि लाइक्स ऑफ हर्षित राणा, नीतीश वो वाली जो हाइट कुमार वाली बात है उसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि तनुष कोटियान 6 फीट टॉल है, ठीक है। अगेन अब तुम किस बेसिस में इस बंदे को ये बोलोगे, मतलब कह रहा हूँ ना, वॉशिंगटन सुंदर को सिलेक्ट करने का भाई अक्षर पटेल कौन सा बहुत छोटा है, अक्षर पटेल भी लंबा है और उसका तो हाई आर्म एक्शन है। इनफैक्ट अक्षर पटेल इज नोन फॉर दैट बाउंसी और सीधा बॉल डालने वाला प्लेयर है ना, वो कोई उस टाइप का बॉलर भी नहीं जो बहुत टर्न कराता है। तो तुम अक्षर पटेल को, मैं कसम से इस चीज पे खाली 2 घंटा खेल सकता हूँ। लेकिन गौतम गंभीर पे आते हैं हम लोग। गौतम गंभीर की कहीं ना कहीं लग रहा है ऑटोक्रेसी सिचुएशन आ गई है, वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें लग तो रही है कि जैसे गौतम गंभीर का जो टीम सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए उस टीम सिलेक्शन को। इवन दो जैसे हमने बोला कि वॉशिंगटन सुंदर का जो सेकंड टेस्ट में सिलेक्शन था वो हाइंडसाइट में परफॉर्मेंस के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वॉशिंगटन सुंदर की जरूरत पड़ ही सकती थी तो वो पहले क्यों नहीं था, ठीक है। वैसी वाली जो कई सारे अलग अलग मुद्दे हैं वो कई सारी चीजें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर कुछ थोड़ा ज्यादा इम्पोज कर रहा है चीजों को। और जैसा कि हमने जब गौतम गंभीर बना था कोच तब बोला था कि हमको ये डर है कि वो ओवरडू ना कर दे चीजों को, ठीक है। जब तुम ओवर कुक कर देते हो चीजों को तो फिर वो अच्छी होने की जगह एक दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। भाई ओवर कुक करे ना, एक बार कुछ सेंस भी बने। यहाँ मेरे को लग रहा है ही इज अंडर कुक। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि कोई एक लॉन्ग टर्म का वो नहीं दिख रहा है। अगर तुम वॉशिंगटन सुंदर या हर्षित राणा, फॉर एग्जांपल हर्षित राणा को लेके तुम लॉन्ग टर्म तुम्हारा विजन था, तो तुमने हर्षित राणा को कितने गेम्स खिला दी? 9 फर्स्ट क्लास गेम्स खिलाए। नीतीश कुमार रेड्डी को अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन था तो तुम उसको बांग्लादेश के सामने T20s में नहीं घसा रहे होते, उसको तुम भेजते कि जा तू इंडिया के लिए खेल, तू जाके काउंटी वगैरह खेल। ये मेरा पॉइंट है। तुम्हारा नवदीप सैनी या प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन होता। प्रसिद्ध कृष्णा तो आधा सीजन तो इंजर्ड ही बैठा था, और जो उसने डीलर ट्रॉफी का एक आध मैच खेला उसमें भी उसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। गौतम गंभीर अगर अपने आप को इतना वो समझता है कि इम्पोजिंग कैरेक्टर है, वो लोगों से काम कराता है। मेरे को आज भी जब रवि शास्त्री ने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि दिस टीम इज द बेस्ट टीम, उस टाइम पे गौतम गंभीर ने क्या क्या रवि शास्त्री पे स्टेटमेंट दिए, क्या क्या इंटरव्यू दिया, हमको बताने की जरूरत नहीं, उसने बहुत स्टेटमेंट दिए। अगर गौतम गंभीर अपने आप को इतना ही अच्छा या उस लेवल का कोच समझ रहा होता है इम्पोजिंग, वो जाके रोहित शर्मा, विराट कोहली, हमारे जो मेन प्लेयर्स है उनको जाके डोमेस्टिक में खिलवाता, उनको बोलता कि जाके डोमेस्टिक में कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के लिए ये सिचुएशन है ना कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है। तुमने जो क्लेम किया था तुमने अभी तक बिल्कुल भी उस हिसाब का परफॉर्म नहीं किया है। हम श्रीलंका से व्हाइट वॉश हुए हैं वनडे में, राइट। श्रीलंका में हमने जांच दिया, हाँ ठीक है, वो 1 ऑफ था भाई, हम जीत के आए थे, हमने उतना ध्यान नहीं दिया। हम टेस्ट सीरीज हार चुके हैं न्यूजीलैंड से। यहाँ पे अब बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट तुम्हारे लिए है वो अब आ रहा है। और अभी तक जो तुम्हारे ऐसा था कि यार ये तो तुम्हारे लिए इजी रोड्स है, तुमने यहाँ पे खराब परफॉर्म किया है, तो अब तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जवाबदारी है और देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या हो रहा है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, जैसे कि टोटल हमारे कुछ है ना ऑलमोस्ट सभी लोग सिलेक्ट हो गए ऐसा लग रहा है। जैसे कुछ जैसे कि केएल राहुल का सिलेक्शन, अब भाई तुम केएल राहुल को किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो? ना उसका रीसेंट परफॉर्मेंसेस अच्छा है, ठीक है, ना उसके रीसेंट फर्स्ट क्लास मैचेस के परफॉर्मेंस अच्छे हैं। तुम ये बोलो कि भाई वो पेस और बाउंस अच्छा दिखता है। ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच में 20 की एवरेज से केएल राहुल ने बैटिंग की है। साउथ अफ्रीका में 7 टेस्ट मैच में 28 की एवरेज से बैटिंग की है, जो दुनिया के 2 सबसे पेस फ्रेंडली पिचेस है, वहां पर भी उसने 28 और 20 की एवरेज से बैटिंग की। तुम्हारा क्या जस्टिफिकेशन है? जैसा कि ठाकुर ने मेरे को कॉल पे बोला था, आज के टाइम पे लिटरली आज के टाइम में मैं अक्षर पटेल को एज अ प्योर बैटर ले जाना पसंद करूं ओवर केएल राहुल। भाई मेरे को सही में गुस्सा आ रहा है यार कि देयर आर सो मेनी बैटर्स, सो मेनी प्लेयर्स जिनका एक्चुअली में इस टाइम पे तो मैं ऋतुराज गायकवाड़ को ले जाना पसंद करूं, जिसको हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि शायद इसके आगे बहुत प्लेयर्स हैं। तुम केएल राहुल का तुम कोई भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर सकते। गौतम गंभीर किस तरीके से जस्टिफाई करेगा? हर्षित राणा 9 मैचेस में वो सिलेक्ट हो रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी बहुत एवरेज से उसका फर्स्ट क्लास वो सिलेक्ट हो रहा है। वॉशिंगटन सुंदर आउट ऑफ द ब्लू सिलेक्ट हो रहा है। तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है जस्टिफाई करने का। और ये सेम चीज मैं रोहित शर्मा से भी पूछना चाहूंगा कि भाई तू कैप्टन है, तू इंडिया टीम का टेस्ट टीम का कैप्टन है, तेरा क्या विजन था? तेरा अगर ये विजन था तो हमको दिख क्यों नहीं रहा है ब्रो? लोग अंडर आप हो सकता है इंडिया जाके 3-1 4-1 5-0 से भी जीत जाए बॉर्डर गाउस का ट्रॉफी, बट दैट वोंट, ये बात फिर भी छुपेगी नहीं कि हम अंडर कुक्ड प्लेयर्स को लेके जा रहे थे। खाली पोटेंशियल पे अगर लेके जाना होता तो सारे रणजी के प्लेयर्स पोटेंशियल पे चले जाएंगे। लेकिन जहां हम लोग बात कर रहे हैं इतने बड़े बड़े लोगों का लॉस है या इतने सारे लोग आगे पीछे हुए, में मोहम्मद शमी हैज बीन रूल्ड आउट, ठीक है, उस स्क्वाड का सिलेक्शन का पार्ट ही नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया। कुलदीप यादव का अलग ही दिया। मोहम्मद शमी का लॉस कितना बड़ा लॉस होगा, स्पेशली कंसिडरिंग हमारी बॉलिंग होगी। पहले मैं बोल देता हूँ, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं बार बार बोलूंगा कि जसप्रीत बुमराह के पास हमारी इंडिया का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है,
मोहम्मद शमी सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है शामी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू विकेट टेकिंग एबिलिटी, शामी कैन समटाइम्स ओवरटेक बुमराह इन सो मेनी लेवल्स। अब मोहम्मद शामी की बात आते हैं, उसको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, उसके रिकॉर्ड्स मुझे लगता है दिखाने की भी जरूरत नहीं है भाई। वो बंदे का लॉस इतना भयंकर लॉस है क्योंकि मोहम्मद सिराज एकदम एकदम डामाडोल चल रहा है। आकाशदीप 3-4 टेस्ट मैचेस खेला है, ये 2 है। उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास बॉलर्स कौन जा रहे हैं भाई? प्रसिद्ध कृष्णा, उस बंदे को दुनिया के सबसे पेस फ्रेंडली पिच पे डेब्यू मिला था, खराब किया। दिलीप ट्रॉफी में कुछ नहीं किया, आधे टाइम इंजर्ड रहता है। फिर तुम्हारे पास है नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा। बचा कौन? नवदीप सैनी बचा। नवदीप सैनी, आई हैव नो आइडिया उसका लास्ट परफॉर्मेंसेस कैसा था। मैंने अगेन उसके रिसेंट फर्स्ट क्लास मैचेस देखे, डिसेंट से हैं। तो मोहम्मद शाह, मतलब इससे क्या होगा अगर मोहम्मद शामी नहीं, जसप्रीत बुमराह पे इंसेन लोड है, उसको 5 के 5 टेस्ट मैच तो खेलने ही पड़ेंगे, प्लस 5 के 5 में इंसेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। मतलब जब भी जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल जा रहा है, उसको मेक श्योर करना है कि विकेट लेना है, क्योंकि मोहम्मद सिराज से बहुत ऐसी सिचुएशन चल रही है। फिर आप मोहम्मद शामी पे बोल, फिर अपने कुलदीप यादव पे जाते हैं। पर्सनली यार मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मोहम्मद शमी ने आके कुछ तो कमेंट पे किया कि भाई मैं 2 मैचेस खेलूंगा और उसके बाद मैं फिट रहूंगा मैच के लिए। और अब मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि ये लोग मोहम्मद शमी को पीछे से इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मान लो पहला या दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि मोहम्मद शमी मेरे को आज भी याद है 2015 के वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें हमारा लीडिंग विकेट टेकर रहा था, ठीक है, इवन दो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम स्मॉल इंजरी। तो जो मोहम्मद शमी का लॉस है वो समझ लो हमारे लिए एक टीम जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है उसका सेकंड सबसे केपेबल जो पिलर है हमारा, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको भरने की जो जिम्मेदारी सिराज और आकाशदीप जैसे लोगों पे आएगी बहुत ज्यादा होगी, वो टू मच। प्लस सिराज का शायद सेकंड टूर है, फर्स्ट टूर पे 1-2 मैच खेला था, आकाशदीप का फर्स्ट टूर। तो कंसिडरिंग कि हमारे ऑलमोस्ट पूरे बॉलिंग कंटिजेंट का फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, दिस कैन बी वेरी हार्ड। मोहम्मद शामी ऑलमोस्ट अपने ट्वाइलाइट फेज में आ चुका है एज अ फास्ट बॉलिंग करियर, तो उसको हम लोग जहाँ बड़े बड़े सीरीज में जितना इस्तेमाल कर सके, जिस तरह से वो लोग आज के टाइम में मिचेल स्टार्क को इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से अगर हम लोग मोहम्मद शमी को इस्तेमाल कर सके बहुत अच्छा होगा। बट ब्रो, कुलदीप यादव का लॉस, अब जिस तरह से मैं स्क्वाड देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुलदीप यादव फुल्ली फिट होता है वो भी शायद वो लोग उसको लेते नहीं, क्योंकि आई हैव नो आइडिया। बट तेरे को लग रहा है, जस्ट कंसिडर कर, अगर कुलदीप यादव अगर स्क्वाड में होता तो क्या वो हेल्पफुल हो सकता था ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से? मेरे को लगता है बहुत हो सकता था, बहुत हो सकता था। क्योंकि यार देखो, जब कुलदीप यादव जैसा प्लेयर जो वहां पे टेस्ट खेला है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ मतलब ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे हमेशा ये सीन रहता है कि वो इतनी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं होती। तो हमको भी पता है कि रिस्ट स्पिनर्स का रोल ये होता है कि जो पिचेस स्पिन फ्रेंडली नहीं है, जहां पिच से बॉल घूम नहीं रहा है, वहां पे वो अपनी रिस्ट की हेल्प से बॉल को घुमा सके। तो कहीं ना कहीं वो एक जो अलग एलिमेंट अपने लेफ्ट हैंड चाइनामैन वाले एंगल से जो वो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसका ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, जैसे वो वनडे सीरीज भी खेल चुका है वहां पे वो टेस्ट भी खेल चुका है। तो कहीं ना कहीं वो हमारा एक बहुत प्रीमियर स्पिनर हो सकता था। और जैसे कि हमको पता है कि कुलदीप यादव जैसा चाइनामैन बॉलर कोई और तो है ही नहीं अभी हमारे रैंक्स में, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है और ये लॉस की भरपाई अभी तो नहीं हो सकती है। भाई वर्ल्ड लेवल पे कोई भी चाइनामैन टेस्ट पे कोई स्पिनर नहीं, कोई भी स्पिनर नहीं है, और आउट एंड आउट विकेट टेकर। बट जिस तरह से गौतम गंभीर और हमारी सिलेक्शन कमेटी ने काम किया, मेरे को लगता है ये लोग लेते हैं। ओवरऑल तेरा इंडियन बॉलिंग कंटिजेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि भाई मेरा बहुत क्लियर मानना है, बॉलर ही मेरा जिताते। मैं अभी ना दोनों टीम्स देख रहा था जब तू बोल रहा था, तब इंडिया ए स्क्वाड फॉर टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया स्क्वाड फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और इससे जो भी है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज करना चाहता हूँ कि एक नाम है प्रसिद्ध कृष्णा का, ठीक है, जो प्रसिद्ध कृष्णा शायद हमारी ये न्यूजीलैंड सीरीज में तो नहीं है टीम में, है ना, और वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे, लेकिन वो अकेला ऐसा एक नाम है जो इंडिया ए के टूर पे नहीं जा रहा है। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ मेन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगा, प्रसिद्ध कृष्णा इंडिया ए के टूर पे नहीं जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल सेंस नहीं बना रही है मेरे लिए ये चीज, कि ये चीज को कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है कि हम प्रसिद्ध कृष्णा को किस बेसिस पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बाकी चीजें तो जाने दे, मैं अगेन बता रहा हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा को किस बेसिस पे लेके जा रहे हो? लंबा, टॉल, लैंकी फास्ट बॉलर, हिट द डेक हार्ड फास्ट बॉलर, और कोई कारण नहीं। मैं तो एक बंदे का बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आवेश खान, हर दूसरा बंदा उसको गलियाता रहता है कि आवेश खान ऐसा, आवेश, बट वो बंदा भी रणजी के रेगुलर मैचेस खेल रहा है। उसके आवेश खान का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कितना बढ़िया है, 47 मैच में 175 विकेट्स है, डिसेंट है। तो आवेश खान को कंसिडर कर सकते, बल्कि जहां तुम हर्षित राणा तक को कंसिडर कर रहे हो, तो उससे तो बेहतर रहेगा ना कि मैं आवेश खान जैसे बंदे को लेके जाऊँ।
मुकेश आवेश क्या खान के साथ मेरे ख्याल से शायद थोड़ा पेस का इशू है, क्योंकि मैंने देखा था आवेश खान की पेस अभी ड्रॉप हो गई है। तो भाई प्रसिद्ध पता नहीं कृष्णा कौन क्यों। से तेज डाल रहा है? हाँ, वो बात भी है, प्रसिद्ध कृष्णा भी मैं एक तेज और तो बंदे नहीं। का नाम लेता हूँ, तो मैं मुकेश कुमार का नाम लेता हूँ ब्रो। तुमने उसको रिजर्व में डाल दिया। उस बंदे ने फर्स्ट क्लास में कई बार क्या कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। तुमने उसको इंडिया के लिए 2-3 टेस्ट मैचेस खेला है, उसमें भी उसने डिसेंट सा मैचेस खेला है, तो उसको रिजर्व में डाल रहे हैं। लेकिन उसके आगे नवदीप सैनी जा रहा है, मेरे को अभी भी नहीं समझ। वही तुम्हारी तो वही फॉर्मेट है कि हिट द डेक हार्ड बॉल, जो भी तेज आके पिच पे पटकेगा। तो इसके कारण मेरे को क्या लग रहा है, सबसे बड़ा इशू जो मुझे लग रहा है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इंडियन बॉलिंग अगेन वन डायमेंशनल। ऑलमोस्ट सबके सब एक प्रकार के ही है। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप सब आ रहे हैं, सब तेज पटक रहे हैं, पर कुछ भी कोई भी वैरायटी नहीं दिख रही मुझे इन टर्म्स ऑफ। कोई लेफ्ट आर्मर तो हम एक भी लेके नहीं जा रहे। यश दयाल, इतनी बात हो रही थी, तुम लेके नहीं जा रहे हो। तो जो मेरे को लग रहा है रिसेंट टाइम्स की इंडिया की वन ऑफ द वीकेस्ट इंडियन बॉलिंग कंटेंजेंट जा रही है इन टर्म्स ऑफ पेस। या मेरे को सडनली ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई प्लेयर्स नहीं है क्या, ऐसा हो रहा है मुझे। वीक वीक कंपेयर टू, अगर तू सिर्फ नाम देखेगा तो वीक नहीं लगेगी। जब अगर वीक किसी को समझना है तो फॉर्म देखना पड़ता है। हाँ फॉर्म के हाँ हिसाब से ये कंटिंजेंट बहुत अभी वीक लग रही है। और मेरे ख्याल से तो यार सच बताऊं, मुझे इस बॉलिंग कंटिंजेंट से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं नजर आ रही हैं, अगर बुमराह कुछ फिर से अपने दम पे चीजों को उठा के ना चले। क्योंकि यार फास्ट बॉलिंग में हमको पता है सिराज और आकाशदीप का फॉर्म कैसा चल रहा है, भाई, ठीक है। सिराज बहुत इन इंपॉर्टेंट है। इन आउट हो रहा है, तो हमारा बहुत बड़ा बर्डन हो जा रहा है बुमराह पे। स्पिन में हमको पता है, अभी हमने घर में जो हार फेस करी है वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में होगी जडेजा और अश्विन के भी। और अब देखना है कि वहां जाके किसका सिलेक्शन होता है टीम में, क्योंकि मुझे लगता है एक ही स्पिनर खेलेगा। हाँ, और वही है, देख भाई, तुम लोग कुछ भी बोलो, अश्विन बहुत अच्छा मैं मानता हूँ, लेकिन अश्विन की बैटिंग अभी उस लेवल पे है नहीं। हाँ, बोलोगे एक बार सेंचुरी मारी, लेकिन वो बांग्लादेश के सामने लो बाउंस पिचेस पे मारी, वेरेस ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल होगा और तुम्हें विकेट टेकर्स चाहिए। अगर मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह होते स्क्वाड में फुल फ्लो में, और आकाशदीप या मोहम्मद सिराज अपने थर्ड या फोर्थ पेसर्स होते, तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन मोहम्मद शामी का एक्सक्लूजन मेरे लिए बहुत है। लेकिन चल अपने बॉलिंग छोड़ते हैं, मेरे हिसाब से मुझे सीधा बैटिंग पे आते हैं कि भाई सुनने में आ रहा है रोहित शर्मा शायद फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। तो क्या लगता है रोहित शर्मा के बदले किसको ओपन करना चाहिए? अगेन हमारा क्विक फिक्स केएल राहुल या अभिमन्यु ईश्वरन के साथ तू जाना चाहेगा? नहीं, मैं अभिमन्यु ईश्वरन के साथ जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि केएल राहुल को अब जो स्पॉट मिल चुका है वो स्पॉट पे केएल राहुल खेलें। जब केएल राहुल नंबर 3 पे भारत की पिचेस पे आके बैटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको नंबर 6 डेजिग्नेटेड है या नंबर 7 डेजिग्नेटेड है और उनको वही खेलना है, तो अब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके सीधे ओपन ना करें। मैं चाहूंगा कि अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू हो और अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिले वहां खेलने का, क्योंकि वो 3 फर्स्ट क्लास मैचेस पहले खेल चुका होगा। अगर वो पहली मैच में डेब्यू कर रहा है तो भी, और 3 फर्स्ट क्लास मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेल चुका होगा वो। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उस जैसे बंदे के लिए इतना टाइम बहुत एम्पल है कि वो अपनी जो भी टेक्निक को ट्वीक करना है या जो भी कुछ करना है, तो मैं यही चाहूंगा कि उसका सिलेक्शन हो। तो भाई इसी को कंटिन्यू करते हैं, अपने डिस्कस करते हैं हमारे जो टॉप 4 बैटर्स होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हमारे टॉप 4 क्या होंगे। भाई गजब सी बात है, हम लोग ये बात करते हैं कि भाई रोहित शर्मा पेस और बाउंस बहुत अच्छा खेलता है। रोहित शर्मा इज एवरेजिंग 31 इन 7 फ्रीकिंग टेस्ट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ब्रो ये, क्योंकि अगेन साउथ अफ्रीका में 16 की एवरेज है। 6 मैचेस में साउथ अफ्रीका में 16 की एवरेज है और 7 मैचेस में 31 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में। अगेन 2 दुनिया की सबसे बेहतरीन पेस और बाउंसी विकेट्स में ये हालत है। रोहित शर्मा नीड्स टू स्टेप अप। हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि रोहित शर्मा के बहुत प्रॉब्लम चल रही है रिसेंट टाइम्स में। रोहित शर्मा नीड्स टू स्टेप अप। अगर रोहित शर्मा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अगेन मुझे सेट प्लस 25-30 नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा लंबे 100 मारे, 70-80 तो कंसिस्टेंटली मारे, ताकि यशस्वी जायसवाल से हटे। देखो तुम लोग कुछ भी बोलो, यशस्वी जायसवाल कितने भी अच्छे फॉर्म में है, यशस्वी जायसवाल का फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा और वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल कंडीशंस होती है दुनिया की। यशस्वी जायसवाल ने अभी तक सिर्फ एक अफ्रीका का टूर खेला, उसके बाद उसने 10 टेस्ट मैचेस ऑलमोस्ट इंडिया में खेल लिए तब से, विच इज वेरी गुड। इंडिया टीम ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया कि उसको एक लंबा रूप दिया है इंडियन कंडीशंस में। तो एक एक्सपीरियंस बैटर की बहुत जरूरत है। और रोहित शर्मा पे तेरे ओवरऑल को लग रहा है रोहित शर्मा से क्या उम्मीद है? तेरे को लग रहा है परफॉर्म कर पाएगा क्या तेरे तौर से? क्योंकि रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी तक नहीं मारी, सिर्फ 350 मारी 14 इनिंग में, 350 है ऑस्ट्रेलिया में। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा ये टूर इसलिए भी है क्योंकि देखो, जो चीजें उम्मीद थी कि तुम इंडिया में इजीली जीत जाओगे न्यूजीलैंड से, वो हो नहीं सका। तो अब तुमको एज अ कैप्टन बहुत मतलब स्टेप अप करना पड़ेगा एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं वो तो मतलब उससे, मतलब ऑस्ट्रेलिया सोच के तुम ये उम्मीद करोगे कि रोहित शर्मा को बहुत अच्छा बाउंस वाउंस मिल रहा है, रोहित शर्मा अच्छा खेलेंगे। और रोहित शर्मा का वाइट बॉल रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल, रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है वो सबकी आंखों के सामने है कि वो
मीडियोकर है, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा हो सकता है और शायद लास्ट दौरा भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली मैं इनफैक्ट ये तक कहना चाहूंगा कि टॉप 6 में से 4 ऑलमोस्ट ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनएक्सपीरियंस होंगे ऑस्ट्रेलिया में, पहली बार जाएंगे। सरफराज खान, आई एम अज्यूमिंग वो खेलेगा, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल, गिल का यार शायद सेकंड दौरा होगा, उसने 1-2 मैच खेला था तो हाँ, शुभमन। तो टॉप 4 में से विराट कोहली और रोहित शर्मा पे बहुत ज्यादा दारोमदार है। इनफैक्ट मैं तो विराट कोहली से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो खेल लेगा, लेकिन हिस्टोरिकली रोहित शर्मा वो अच्छा नहीं खेला। अगर रोहित शर्मा ने यहाँ परफॉर्म नहीं किया तो मेरे हिसाब से उसके करियर के लिए बहुत वो है ये इंपॉर्टेंट दौरा। मैं सिर्फ ये नहीं कि वन ऑफ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी हम रोहित शर्मा का टेस्ट रिकॉर्ड देख रहे हैं, मैंने देखा था विराट कोहली का जो टेस्ट रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में वो काफी अच्छा है। और हम अब मुझे मुझे रोहित शर्मा से ज्यादा उम्मीदें विराट कोहली पे हैं कि अब विराट कोहली, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सीरियस लें गेम को। हमको पता है हम जो बोल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा सीरियस है वो इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं यार अब जो ऐसा सा है कि भाई तुम बार बार ईयर एंड देयर टीम को लीव करके जा रहे हो और उसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि तुम्हारी टीम केमिस्ट्री कैसी है या जो भी है, तो थोड़ा सा विराट कोहली को इस चीजों पे जहां पर हम लोग पेस और बाउंसी विकेट्स की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली जहां रोहित शर्मा के एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट में विराट कोहली है। ऑस्ट्रेलिया में 54 की एवरेज है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ मैचेस खेले विराट कोहली ने। एंड अगेन साउथ अफ्रीका के 9 मैचेस में 49 की एवरेज है। ऐसे एवरेज शायद हसीम आमना के भी नहीं होंगे अफ्रीका में, आई एम जस्ट गेसिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा एक चीज मैं हमेशा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि विराट कोहली के करियर का हाईलाइट ये रहा है, हमने पहले भी बोला है कि जब जब वो नीचे गिरा है वो तुरंत ऊपर उठा है। 2023 के वर्ल्ड कप के पहले सब लोग चढ़ बैठे थे, उसने राइज किया। ऑस्ट्रेलिया में दौरा मेरे सबसे प्रोबेबली विराट कोहली का लास्ट दौरा 2022 का जो वर्ल्ड कप था जहां ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के सामने एमसीजी में इतनी फेमस विक्ट्री मिली थी हमको विराट कोहली की वजह से, उसके पहले भी विराट कोहली के सिलेक्शन पे सवाल थे कि विराट कोहली या दीपक हुड्डा, ठीक है, आप किसको खिलाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज बीन वेरी ग्रेटफुल फॉर विराट कोहली, ठीक है। तो जो भी है ब्लेसिंग रही है भाई ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर है ना, अपने विराट कोहली से हटके सीधा ये आ सकते हैं शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल जा रहा है एज अ नंबर 3 और अब तो एस्टेब्लिश हो गया, 30 के ऊपर टेस्ट मैचेस खेले, दैट इज टू मच और वेरी मच आई गेस, ठीक है। अब वो किस बंदे को रिप्लेस कर रहा है? चेतेश्वर पुजारा। लास्ट 2 ऑस्ट्रेलिया दौरे में ऑस्ट्रेलिया का नाइटमेयर था चेतेश्वर पुजारा। इनफैक्ट जो पहला वाला जो दौरा था उसमें कुछ 70 के आसपास की एवरेज से चेतेश्वर पुजारा ने रन मारे थे। ऑन एन एवरेज चेतेश्वर पुजारा मिनिमम 116 से 120 बॉल खेलता था पर इनिंग। फर्स्ट टूर में वो 179 थी, और सेकंड इनिंग्स में सेकंड टूर पे 116 समथिंग कुछ। अगेन ये बहुत अच्छे एटलीस्ट वो बॉल्स खा रहा था। यहाँ पर वो रिप्लेस कर रहा है शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा को रिप्लेस कर रहा है। मतलब मैंने एक बहुत अच्छी चीज, मतलब एक चीज थी चेतेश्वर पुजारा के साथ ये था कि चेतेश्वर पुजारा ये मेक श्योर करे ना करे कि टीम इंडिया जीतेगी कि नहीं, चेतेश्वर पुजारा ये मेक श्योर कर रहा था कि टीम इंडिया हारेगी नहीं, ठीक है। तो भाई चेतेश्वर, हाँ बोल कंटिन्यू कर, मैं अपने मतलब बाकी के 10 लोगों के ऊपर था, लेकिन पुजारा ने वो जो बैटिंग रोल था कि भाई मेरे खड़े रहते कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है। उसमें अपने चेतेश्वर पुजारा पे जाएंगे, लास्ट बंदे पे डिस्कस कर ले इस पे। अगेन शुभमन गिल पे मेरे को लगता है शुभमन गिल को कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया सूट करना चाहिए। उसको स्विंगिंग कंडीशंस में दिक्कत होती है आजकल, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट भी हो रहा है। लेकिन जो 3 टेस्ट मैचेस खेले उसने 51 के एवरेज से रन मारे, हालांकि सैंपल साइज बहुत छोटा है, बट अगेन 3 टेस्ट मैचेस हैं। शुभमन गिल के लिए अगेन मुझे लग रहा है मेक और ब्रेक होगा यस दौर। अगर शुभमन गिल ने इस दौरे पे अच्छा नहीं किया और समहाउ अभिमन्यु ईश्वरन ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए अच्छा किया, मेरे को लग रहा है शुभमन गिल खत्म है, वो सीधा ईश्वरन को रिप्लेस करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल को मोर देन इनफ चार्जेस मिल गए। 28 टेस्ट मैच में 36 की एवरेज होना कोई भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो तेरे क्या थॉट्स इसमें शुभमन गिल पर? मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि शुभमन गिल के लिए टाइम इज रनिंग आउट जो वाला सीन है टेस्ट क्रिकेट में। तो अगर वो आने वाले जो जैसे एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के सामने और 5 जो ऑस्ट्रेलिया के सामने हैं, मेरे को नहीं लगता अगर खराब खेलेंगे तो 5 खेल भी पाएंगे वो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनके लिए हो जाएंगी। और अभिमन्यु ईश्वरन, ऋतुराज गायकवाड़ जैसा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, मेरे को लगता है फिर कहीं ना कहीं उनको मौका मिलेगा। चल अपने मेरे सबसे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मेरे सबसे जहाँ पे टॉप 4 डिस्कस किया, तो हमारा मोटा मोटी है, छोटी समराइज कर देते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली रोहित शर्मा में बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा कैप्टन है, ओपनर है, उसको परफॉर्म करना होगा। कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है बड़ी टीमों के सामने, ऑस्ट्रेलिया में उसका अच्छा है नहीं। विराट कोहली के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल हमारे 2 यंगस्टर्स जा रहे हैं। स्पेशली जायसवाल, गिल तो मैं यंगस्टर नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या तुझे लग रहा है कि समवन लाइक चेतेश्वर पुजारा, अच्छा पहले तो ये बताओ क्या लगता है पुजारा अभी भी सिलेक्ट हो सकता था? तेरे क्या थॉट्स हैं?
मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है टीम अब पुजारा से मूव ऑन हो चुकी है। वो नहीं, और वो मत सोच कि टीम क्या सोच रही है, क्या पुजारा सिलेक्ट हो सकता था, मैं ये पूछ। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंसेस और काउंटी के परफॉर्मेंसेस के बेस पे तो पुजारा सिलेक्ट हो ही सकता था। जब केएल राहुल सिलेक्ट हो सकता है तो पुजारा क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, एग्जैक्टली। फिर वही वाला सिनारियो है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम ने सोचा है कि अब हमको देखो मैं है ना, पुजारा मैं से सिर्फ move on मैं बात एकदम फेयर इनफ है, ठीक है, मैं लेकिन है ना कुछ काउंटी के रीसेंट फर्स्ट क्लास मैचेस दिखाना चाहता हूँ पुजारा को, तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। ठीक है, सौराष्ट्र वर्सेस मणिपुर 108 2 46 38 86 41 नॉट आउट, 113 41 3 14 13 129 16 एंड 0 231, 1 2 3 4 4 सेंचुरीज है रिसेंट फर्स्ट लास्ट 10 फर्स्ट क्लास मैचेस में। तो ठीक है, मैं तुम्हारा समझ रहा हूँ कि वो लोग मूव ऑन कर गए, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो यार्डस्टिक वो लोग ने चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे या बाकियों पे लगाई, वो यार्डस्टिक सेम सेम क्यों शुभमन गिल या केएल राहुल पे नहीं लगी? केएल राहुल पे नहीं लगाई गई। हाँ, स्पेशली केएल राहुल पे क्यों नहीं लगाई जा रही है? तो मैं नहीं, अगेन इतना मेरे को तुम्हारी क्लैरिटी नहीं दिख रही है, कि तुम कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही। अगेन पुजारा क्या मिस होगा, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा होगा। मैं एक्चुअली बहुत बड़ा फैन हूँ पुजारा का, और मुझे उसका स्टाइल बहुत पसंद है, क्योंकि वो डर्टी जॉब करता था ब्रो। वो उस टाइप की क्रिकेट खेलता था ना कि लोगों को शायद देखे पसंद ना, शायद स्टैट्स में ना दिखे, लेकिन वो जो काम करता था, जैसे पुजारा ने बोला, जैसे कि ठाकुर ने बोला कि वो मेक श्योर करता था कि टीम हारे ना। लास्ट टाइम का अगर किसी ने गाबा को इनिंग्स देखी जहां उसने शरीर पे इतने बॉल्स खाए, मतलब एक एक चीज और है कि वो मेक श्योर ये कर देता था भाई कि अगर वो खेल रहा है स्टार्टिंग में, मान लो विराट कोहली के साथ वो बना हुआ है, तो उसके पीछे वाले बैट्समैनों की लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि तुमको नया बॉल बिल्कुल फेस करना ही नहीं पड़ेगा, वो फेस करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट बंदे पे आते हैं, जहां अपने केएल राहुल पे बात कर रहे थे, और मैं इस पे बहुत अच्छे से बात करना चाहता हूँ कि भाई कब तक खींचना है केएल राहुल, कब तक? मतलब और क्या, मतलब भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब है ना उसको बैक कर ज्यादा ज्यादा तुम उसको हार्म कर रहे हो। तुम उसको छोड़ो थोड़े टाइम के लिए कि भाई तू जा, तू अपना रणजी ड्यूली ट्रॉफी 2-3 महीने का ब्रेक ले, वाइट फाइव के साथ घूम, फिर कम बैक कर। क्योंकि अब तुम बस घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा, ये पता है किस साथ तुम लिटरली डेड बॉडी को ड्रैग करने वाली बात। या वो उसके 50 आ जाएगी तो फिर बात करोगे ही इज बैक, ही इज बैक, इससे नहीं चलता यार। देखो, जब तुमने सोच लिया है कि सरफराज खान तुम्हारा मेन नंबर 5 बैटर है, ठीक है, और तुम्हारे भाई पास तेरे को कैसे पता है, एक मिनट, तुझे कैसे पता है कि वो लोग ने सोच लिया? मेरे को तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद केएल राहुल ने स्टार्ट करेगा, शायद सरफराज खान पीछे जाएगा। मेरे को तो जेन्युइनली ऐसा लग रहा है। अगर अगर ऐसा नहीं है, अगर तुमने सरफराज खान का सोच लिया है, तो जैसा बोला जाता है कि भाई बेंच पे बैठ के कोई प्लेयर नहीं बनता। तुम अगर उसका खराब फॉर्म है तो तुम बेच दो उसको डोमेस्टिक खेलने के लिए। रणजी ट्रॉफी चली रही है, कर्नाटका की तरफ से वो मैचेस खेले, बेहतर करे अपने आप की टेक्निक और जो भी सिचुएशन जो भी वो फेस कर रहा है, और वापस कम बैक करे। हमको भी पता है केएल राहुल में कितना पोटेंशियल है, सब जानते हैं। मैं तेरे को पता है केएल राहुल के रिसेंट मैचेस ही दिखा देता हूँ मैं लोगों को, एक बार खत्म हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये केएल राहुल के 2000 ये लो, यहाँ से बांग्लादेश वर्सेज इंडिया से खेलते, 14 की एवरेज, 12 की एवरेज, 37 की एवरेज अफ्रीका में। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड में तुम्हें देखेगी 54 की एवरेज, लेकिन एक टेस्ट मैच खेल के वो भाई इंजर्ड हो गए। ठीक है, जो इंजरी को तुम शेयर को हटा रहे हो, उस इंजरी को तुमने इसको वापस। इंडिया वर्सेज बांग्लादेश में अगेन 2 ही टेस्ट मैच हुआ 50। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड में हम सबने देख लिया कि वो भाई किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। भाई बस करो, अब बस करो। वो बंदे की उसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, वो बंदे की उम्र भी हो गई है, वो बंदे डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसने ड्यूली ट्रॉफी में भी कुछ नहीं किया। अगर किसी ने ड्यूली ट्रॉफी देखी हो, भाई उसने वहां भी कुछ नहीं किया। इससे अच्छा मैं शायद मयंक अग्रवाल को लेकर चला जाऊँ। तो भाई बस मैं इस चीज पे खत्म करना चाहता हूँ। लास्ट अपने आते हैं कि ओवरऑल मेरे हिसाब से अपने ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। हाँ, अपने शांति से इस पर बात करते हैं कि तेरे को कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि स्क्वाड की वीकनेस क्या है? मेरे हिसाब से भाई स्क्वाड की सबसे बड़ी वीकनेस है इनएक्सपीरियंस। ठीक है, इनएक्सपीरियंस ओपनर यशस्वी जायसवाल, इनएक्सपीरियंस नंबर 3, ठीक है, शुभमन गिल, इनएक्सपीरियंस नंबर 5 होगा जो भी राहुल और सरफराज, जो भी होगा मेरे हिसाब से सरफराज ही होगा। चलो ऋषभ पंत का ठीक है, ऋषभ पंत ने बहुत कुछ किया है। उसके बाद जैसे ही बॉलिंग में आते हैं तो इनएक्सपीरियंस्ड थर्ड सीमर, ये तो फाइनल ही है कि जो थर्ड सीमर है वो इनएक्सपीरियंस्ड ही होने वाला है। ठीक है, सिराज ने जितने जो मौके मिले थे वहाँ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वही हो जाएगा कि इतने सारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर के साथ तुम ओवर डिपेंडेंट हो जा रहे हो अपने 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों पे अगेन। वापस वापस वही वही स्टोरी हमारे इंडियन क्रिकेट में रिपीट हो रही है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन योर सुपरस्टार्स, कि भाई अब मेरे को फिर कोहली, बुमराह और रोहित शर्मा से उम्मीदें हैं। तो मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई टीम की। मैं अगेन मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी दिक्कत है, मुझे अभी भी लग रहा है बैटिंग समहाउ उनको वहाँ कुछ भी कर लेगी। मेरे को बॉलिंग का बहुत बढ़िया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे को स्टीव स्मिथ, लबुशेन और साले ख्वाजा से बहुत टर्न लग रहे हैं, क्योंकि देखो आकाशदीप बहुत अच्छा है, उसमें टैलेंट है, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन
सीधा उसको मेन फ्रेम में डाल देना। और कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया हो, तुमको क्या लग रहा है 2 बार हारने के बाद ऐसे बैठे चने खा रहे होंगे क्या वो लोग मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें खा जाए। अगर तुम किसी ने अगर ये पूरा उनका शेड्यूल देखा हो, उन्होंने एक टेस्ट मैच के बीच में ठाकुर 7 से 8 दिन का गैप दिया ताकि उनके मेन बॉलर सारे मैचेस खेल सके। ठीक है, नथान लायन सारे मैचेस खेले, उनके जो भी बॉलैंड वगैरह मेन मैचेस खेले। तो मुझे इनएक्सपीरियंस और ओवरऑल जो मेरे को बॉलिंग है वो इतनी कन्विंस नहीं कर रही। अगर मान लिया आकाशदीप इंजर्ड हो गया फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तुम सीधा प्रसिद्ध कृष्ण ऑप्शन है यार। यहाँ पर अगर मान लो शामी होता तो तुम्हारे पास आकाशदीप आता विच लुक्स गुड कि हाँ यार एक थोड़ा अच्छा बॉलर है, लेकिन यहाँ तो आकाशदीप ही मेन बॉलर चल रहा है ना। वो एक बहुत बड़ा मेरे को दिक्कत आ रहा है। और अगेन मुझे लग रहा है जो टॉप ऑर्डर है, मेरे को मिडल ऑर्डर में नहीं प्रॉब्लम, मुझे टॉप ऑर्डर में बहुत डर लग रहा है। मेरे को यशस्वी जैसा इकलौता एक ऐसा प्लेयर लग रहा है जो कुछ करेगा। मेरे को रोहित पे बहुत डाउट है, शुभमन गिल पे तो बहुत ज्यादा डाउट है, विराट कोहली वॉज डिसीजन। नंबर 5 हमारा कौन खेलेगा, उसका क्या रोल है, उस पर भी मेरा बहुत डाउट है। चल ठीक है, मेरे हिसाब से अपने ओवरऑल वीकनेस बात करनी है। लास्ट अपनी ये बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है इस बॉडी की। देखो क्या लग रहा है, क्या क्या चीज अपनी पावरफुल है। मैं बात कर देता हूँ मेरे हिसाब से। अगेन जो ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा को मैं स्ट्रेंथ में कंसिडर करना चाहूंगा, क्योंकि भाई उस बंदे के पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, उसके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह अगेन हमारे स्ट्रेंथ ही हमारे सुपरस्टार्स हैं एक्चुअली में, जहां तू सोचे, क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ ही हमारे सुपरस्टार्स हैं। मेरे को कहीं ना कहीं वही लग रहा है कि ये 4-5 लोगों में पूरी टीम डिसाइड होगी। मोहम्मद सिराज को भी मैं उसी चीज में अजड़ा करना चाहूंगा कि मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, क्योंकि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का मैं थॉट प्रोसेस समझ पा रहा हूँ कि भाई इसको हिट द डेक फास्ट बॉलर चाहिए, इसको कहीं ना कहीं स्कॉट बॉलिंग टाइप के फास्ट बॉलर चाहिए। अगर ये आइडिया क्लिक कर गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर हैज पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट एंड दैट बास्केट इज हिट द डेक फास्ट बॉलर्स। क्योंकि आज के टाइम में अगर तुम ये स्क्वाड देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए जितने भी लोग खेल रहे हैं कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सर्किट में, सबके सब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इसमें तो और ठाकुर ने मजाक में ये भी बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलिया कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो नेक्स्ट इन लाइन शायद हम दोनों भी होगा कि जाके खेलना पड़ जाएगा। और ठाकुर एक अच्छा फास्ट बॉलर भी है, मैं रिकमेंड करूंगा। तो तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्लीज मेक श्योर करो कि जो थिंक टैंक है और जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और सुपरस्टार जो एक्सपीरियंस बंदे वही हमारा स्ट्रेंथ। तेरा क्या? कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे को ये लग रही है इस टीम के साथ, वो ये है कि जैसे ये लोग जो पिछली 2 बार जीते हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है। अगर मान लो जैसे तुम पहला टेस्ट हार जाते हो तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड है कि हम कम बैक कर सकते हैं, हम इसके पहले भी आ रहे हैं, हमने कम बैक किया है। तो वो जो पास्ट रिकॉर्ड होता है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उससे बहुत ज्यादा अपना मोराल बूस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने शार्दुल ठाकुर के बारे में डिस्कस किया था भाई। एक मिनट, तेरा क्या कहना है? तेरा क्या कहना है? इंडिया टीम का स्ट्रेंथ है नॉस्टैल्जिया। ये कह रहा है जैसे हमने नहीं मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमने डिस्कस किया था शार्दुल ठाकुर के बारे में कॉल पे, कि भाई अगर बंदे में कॉन्फिडेंस हो रहा है तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला बॉलिंग पैट कमिंस कर रहा है या मिचेल स्टार्क कर रहा है। ये सबसे अच्छी चीज होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये है कि भाई अगर टीम डाउन एंड आउट हुई तो जियो सिनेमा का प्रीमियम लेके बंदों में था दम तो देख ही सकती है। सॉरी बीच में कट हो गया था, फिर से शार्दुल ठाकुर आना, फिर से बोलना पड़े। तो लेकिन नहीं, तेरा पॉइंट कंप्लीट हो गया था। लेकिन वही बात भाई, शार्दुल ठाकुर भी छोटा सा बोलता, भाई शार्दुल ठाकुर ऐसा बंदा है ना जो लास्ट उसने कुछ ऐसे मैचेस खेले ना भाई, एक्चुअली उसके अंदर स्किल या टैलेंट उस लेवल पे नहीं है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है बंदे भाई, एक टांग पे मिचेल स्टार्क को क्लिक कर रहा था नटराजन शॉट बॉल में। मैं पता है जब उस टाइम पे उसको खेलते हुए देख रहा था ना उस इनिंग पे, मैं ऐसे देख रहा था यार इतना भी मुश्किल तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया में खेलना। लोग पता नहीं क्यों बातें करते हैं कि बहुत मुश्किल है, मेरे को तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे को जेन्युइनली ऐसा फील दे रहा था। तो ठीक है, तेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अपना हिस्ट्री एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहते हो। इंडिया टीम पे डाउट नहीं कर, ये जो अगर तुमने पूरा वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो उनको लग रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा क्रिटिक या नेगेटिव साउंड कर रहे होंगे, बट यही हमारा काम है, ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर्ड रहना ही हमारा काम है। हम लोग इंडिया टीम में बिलीव करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ या उनके स्किल्स या उस पर डाउट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं इंडिया टीम बेटर हो। तो हमारा पूरा प्रोसेस ये नहीं कि हम लोग बैठ के खाली रहने एक चीयर लीडर की तरह नाचते रहेंगे, हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। क्यों? हमारा पूरा पॉइंट ये है कि एज एन ऑडियंस अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग एजुकेट हो, क्योंकि बाकी मजाक मस्ती वाले कंटेंट तो तुमको क्रिकेट में 50 मिल जाएंगे जो लोग मीम्स वगैरह बना रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ऑडियंस थोड़ा एजुकेट हो कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें गलत है, क्या क्या चीजें सही है, ताकि एक एजुकेटेड ऑडियंस होगी तो मेरे हिसाब से क्रिकेट भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा। मेरा पूरा पॉइंट यही है। तो कहीं ना कहीं ये बात है। लास्ट भाई मैं चाहता हूँ फाइनल प्रेडिक्शन तू करे, फिर अपने देखेंगे बॉर्डर गावस्कर के बाद अपने दोनों में से कौन सीधा ऑनेस्ट पहले तू करेगा भाई। पहले मैं करूँ। मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 3-2 इंडिया। मेरे को और रियल लग रहा है
3-2 इंडिया, एक भी ड्रॉ नहीं हो रहा है, जो 3-2 इंडिया या 4-1 इंडिया, लेकिन मैं 3-2 के साथ जा रहा हूँ, मेरे को 3-2 इंडिया लग रहा है। मेरे को लग रहा है अपने शायद सिडनी वाला मैच जीत जाएंगे एक बार, है ना, मैं एक बार बॉर्डर गावस्कर का वो देख लें, एक सेकंड रुक जा, मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट, मतलब चालू रखना रिकॉर्डिंग, 1 मिनट रिकॉर्डिंग चालू। ओके ओके। तो मेरे को लग रहा है 3-2 इंडिया है। मेरे को लग रहा है जो पहला मैच होगा अपना पर्थ पे, ठीक है, मेरे को एक्चुअली में बिलीव है कि शायद हम लोग पर्थ में जीत सकते हैं, क्योंकि जो गौतम गंभीर ने सारे एग्स एक ही बास्केट में डाले हैं वो चीज़ अपने काम आ सकती है। मुझे एडिलेड आने पे डाउट है, पिंक बॉल पे मेरे को सिर्फ पता है, पिंक बॉल पे डाउट ही एक ही चीज़ के कारण है, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद शमी नहीं होगा और उस सालों के पास है ना मिचेल स्टार्क होगा। मिचेल स्टार्क के हाथ में पता नहीं पिंक बॉल आती है, उसको पता नहीं क्या हो जाता है। फिर सेकंड जो अपना ब्रिस्बेन में है, वो मुझे लग रहा है अपने शायद जीत सकते हैं। मेलबोर्न वाला मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे लग रहा है मेलबोर्न वाला या तो ब्रिस्बेन और मेलबोर्न में मुझे डाउट है, मुझे लग रहा है अपने सिडनी वाला जीत जाएंगे। मुझे सिडनी पे पूरा भरोसा है कि सिडनी वाला अपने जीत जाएंगे और अपने एडिलेड वाला जीत जाएंगे। ब्रिस्बेन और मेलबोर्न में से एक जीतेंगे, मेरा ये कहना। पिंक बॉल मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, प्लस पिंक बॉल के साथ वही हिस्ट्री भी है अपनी 36 ऑल आउट वाली। तो तेरे क्या थॉट्स है? तो मेरे से इन्फ्लुएंस हुए बिना नहीं यार देख, मेरे थॉट्स थोड़े से डिफर करते हैं। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई इस बार ऐसा तो एक भी मैच, मतलब सब मैच ऐसे नहीं होंगे जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। एक मैच तो ड्रॉ होने ही वाला है एट मैक्स, ठीक है, एट लीस्ट एक मैच तो ड्रॉ होने ही वाला है। और मतलब मैं थोड़ा सा यार मतलब इस टीम को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा जो भी प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा तेरे से अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा मेरा गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्या मैं थोड़ा सा ऐसा प्रेडिक्ट करूंगा कि भाई 3-1 अगर ऑस्ट्रेलिया, ये मेरा करेक्ट प्रेडिक्शन है भाई। अगर किसी को मेरे को पर्सनली जान, उनको पता है कि ये कैप मेरे लिए कितनी मायने रखती है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन भाई मैं 3-1 ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्ट करूंगा भाई। और भाई साले तू मेरे को मेरे मेरे नेशनलिटी पर डाउट करता है, देख लो भाई। लेकिन तो ओके, इसको मजाक, लेकिन मजाक से हटके जो तू 3-1 ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, तो कहीं ना कहीं तू ये कह रहा है कि अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर वहाँ हार रहे हैं बुरी तरह तो ऑलमोस्ट डन है कि शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शायद फाइनल ना खेल पाए। तो कहीं ना मैं कहीं ये ये एक्सेप्ट लग रहा कर है, रहा हूँ। कहीं ना कहीं तू ये चीज देखो लग रहा है कि मे भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़े बड़े प्लेयर्स का लास्ट दौरा होगा, फिर अपने को एक नया टेस्ट प्लेयर्स या टेस्ट के मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई जैसे ना मैं थोड़ा सा भाई तू ओवरऑल, टोपी पहन ले, पहले तू टोपी पहन ले, पहले टोपी पहन ले। मुझे कहीं ना कहीं भाई लग रहा है ना कि जैसे इस टोपी के ऊपर से इसको ले लेते हैं। हाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है भाई कि जैसे मैं ओवरऑल जनरल बात करना चाहूंगा कि भाई विराट कोहली ने ना एक स्वीट स्पॉट हिट कर दिया था इंडियन टेस्ट क्रिकेट का, जहां इंडियन टेस्ट क्रिकेट एक ट्रांजिशन से नहीं गुजर रहा था। अब फिर से मुझे लग रहा है इस दौरे के बाद इंडियन टेस्ट जो सिनारियो है वो एक ट्रांजिशन से गुजरेगा। जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर कर रहा है और जितना सीरियसली ऑस्ट्रेलियंस ले रहे हैं, मैं अपने 3-1 के प्रिडिक्शन के साथ स्टिक करूंगा। मुझे लग रहा है 3-1 ऑस्ट्रेलिया होगा और इंडिया अच्छा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा ये डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। ये लास्ट चीज खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज तूने ना T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे भी किया था, तो मैं लोगों को याद दिला दूं कि T20 वर्ल्ड कप के टाइम में ठाकुर ने प्रेडिक्ट किया था कि रोहित शर्मा का लास्ट T20 वर्ल्ड कप हो सकता है। अब जडेजा का 100% लास्ट T20 वर्ल्ड कप होगा, विराट कोहली खेलेगा, ऋषभ पंत का भी कहीं ना कहीं लास्ट T20 वर्ल्ड कप हो सकता है। तो 4 में से ऑलमोस्ट 2 राइट गए, और ऋषभ पंत का भी पता नहीं क्या सिचुएशन है, T20 वर्ल्ड कितना खेले क्या नहीं खेले। यहाँ पर प्रेडिक्ट कर कितने लोगों का लास्ट टेस्ट करियर, बेसिकली लास्ट बॉर्डर गावस्कर हो सकता है, लास्ट बॉर्डर गावस्कर हो सकता है, प्रेडिक्ट कर। नहीं, ये इस बार प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है भाई, ये वाले में कि रवि अश्विन का लास्ट बॉर्डर गावस्कर होगा फॉर श्योर। ठीक मैं है, खाली ऑस्ट्रेलिया टूर की नहीं बात कर रहा हूँ, हो सकता है इंडिया टूर, बेसिकली कितने लोगों का अच्छा। लास्ट टेस्ट वो हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी आती है ना बॉर्डर गावस्कर, ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया भी आते हैं ना। तो क्योंकि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आप में फाइनल नहीं खेल रहे हैं, तो दैट बेसिकली मींस कि हमको नेक्स्ट साइकिल की प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करनी है। हाँ, हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या लग रहा है, कितने लोगों का लास्ट या फिर करियर खत्म हो रहा है या फिर लास्ट सीरीज हो सकता है। नहीं तो उसी हिसाब से अगर तू सोचे ना कि जैसे लास्ट बॉर्डर गावस्कर किसका हो सकता है इन जनरल, अगर ये क्वेश्चन रखें तो भी बहुत सही है। अगर इंडिया हारती है तो लास्ट बॉर्डर गावस्कर फॉर श्योर मेरे हिसाब से ये रवि अश्विन का लास्ट बॉर्डर गावस्कर होगा। ठीक है, और अगर इंडिया हार जाती है तो की बात है ना। और मेरे हिसाब से जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ठीक है, रोहित शर्मा का भी कहीं ना कहीं ये लास्ट बॉर्डर गावस्कर हो सकता है।
पता नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया में मेरे को हमेशा से ये लगता है कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मैं विराट कोहली का नाम नहीं लेता, मैं कभी विराट कोहली को काउंट आउट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ से ये लग रही है भाई कि ये ना, मैं चाहता तो नहीं हूँ यार ऐसा बोलना, लेकिन हाफ एंड हाफ चांस लग रहा है मेरे को ये रविंद्र जडेजा का भी, ठीक है, कि ये अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि इंडिया अपने 2 प्रीमियर स्पिनर्स से आगे बढ़ेगा ये WTC खत्म होने के बाद। तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा का भी लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रहेगा। तो ठीक है guys, मेरे हिसाब से अपने ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ठाकुर एकदम ड्रास्टिकली गलत हो जाए, ठीक है। मैं 3-2 भाई मैं खुद चाहता हूँ कि मैं हाँ, गलत हो जाऊं, लेकिन मेरे हाँ, को तो भाई हाँ, बोलना है। नहीं सही बात है, उसमें वो नहीं है, क्योंकि पता नहीं यार, बस यहाँ पर मेरे को एक्चुअली वैसा है, और ठाकुर के देखो इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो वो वाली कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर अपनी वीडियो एंड करते हैं। भाई ठीक है।